Hello students and dear viewers. Today we will discuss about the hotspots of biodiversity. Hotspots of biodiversity. First, I remind you about the biodiversity. Biodiversity is variety and the variability of the life, or we can say variety and the variability among the living organisms. But the most accepted definition of biodiversity is given by US Technology Assessment. US Technology Assessment. उन्होंने कहा biodiversity is the variety and the variability among the living organisms and the ecological complexes in which they are a part. उन्होंने ऐड किया है यहाँ पे ecological complexes. Ecological complexes को दूसरा नाम दिया गया है ecosystems. When we talk about the ecosystems, I remind here that the pond ecosystem, in pond ecosystem में होती है aquatic life. अगर हम forest ecosystem की बात करते हैं, इसमें होती है terrestrial life. There is difference between the aquatic life and terrestrial life. And if there is the difference between the aquatic life and terrestrial life, there is also difference in the pond ecosystem and forest ecosystem. Why there is difference? Because the environmental conditions, or we can say the conditions prevailing the aquatic life in pond ecosystem is different from the environmental conditions of the forest ecosystem. So the US Technology Assessment says there is difference between the ecosystems also, and these ecosystems are considered as the home, as the habitat of the both aquatic as well as terrestrial life. So US Technology Assessment say biodiversity is variety and variability among the living organisms and the ecological complexes in which they are a part. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे hotspots की, what actually hotspots are? Hotspots are the regions. ये वो रीजन होते हैं जहां पे कंसंट्रेशन, जहां पे स्पीशीज ज्यादा होगी. इतनी स्पीशीज जो हमने कभी सोची ही नहीं थी, लेकिन ये जो स्पीशीज होती है वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में दीज आर अंडरगोइंग एन एक्सेप्शनल लॉस ऑफ हैबिटेट. ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है वहां पे एक्सेप्शनल लॉस ऑफ हैबिटेट साथ साथ में होता है. एंडेमिज्म होती है, वहां पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होता है. जितनी स्पीशीज ज्यादा रिचनेस होती है वहां पे उतना ही लॉस ऑफ हैबिटेट होता है. एंड दीज रीजन्स आर नोन एज हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी. Firstly, the concept of biodiversity and the hotspots of biodiversity was developed by Norman Maiers in 1988. नॉर्मन मायोर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स है उनमें बायोडाइवर्सिटी, उनमें प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स. फिर उसके बाद जहां जहां पे हमें पर्टिकुलर रीजन में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा लगेगी तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम कंसिडर करते हैं एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एंड इन द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, देयर आर 34 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर हम इन्हीं हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे, दे रिप्रेजेंट करते हैं 2.3% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस. जितनी भी अर्थ है उसमें जितने भी हॉटस्पॉट्स है 34 हॉटस्पॉट्स, एंड दीज 34 हॉटस्पॉट्स रिप्रेजेंट 2.3% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस. अगर हम इन्हीं हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे, ये हॉटस्पॉट्स कैसे इंक्रीज होते हैं? मैंने आपको कहा है ये जो 34 हॉटस्पॉट्स थे ये पहले इससे कम थे 27, फिर उससे कम थे 21, तो ये 34 क्यों हो गई? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रीजन होते हैं, पर्टिकुलर एरिया होते हैं, ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं. अगर कोई पर्टिकुलर रीजन कोई क्राइटेरिया फॉलो करता है, वो क्राइटेरिया क्या है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा. व्हेन दीज एरियाज और दीज रीजन्स क्वालिफाई द क्राइटेरियाज, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग दीज क्राइटेरियाज वी कंसिडर दीज रीजन्स एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. एंड दीज क्राइटेरियाज आर, फर्स्ट, अगर हम रीजन की बात करेंगे, ए रीजन मस्ट मीट द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया टू क्वालिफाई द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर एक रीजन की हम बात करेंगे, इस रीजन को कम से कम, ये रीजन स्ट्रिक्टली क्राइटेरिया टू फॉलो
and these criteria are only two. First one is it must have at least 1500 vascular plants. अगर हम इसी पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन में कितने होने चाहे 1500 वैस्कुलर प्लांट्स, तो इस एरिया को हम कंसिडर करेंगे फिर हॉट स्पॉट, क्योंकि इसमें पहला जो क्राइटेरिया था, इसका पहला क्राइटेरिया ये है कि इसमें 1500 वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए. दीज आर कॉल्ड एज वेल एज लैंड प्लांट्स एंड ट्राइक्योफाइट्स. And second criteria must have followed by a region. That criteria is that 30% or less of its original vegetation. अगर इस एरिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं या जितनी भी वेजिटेशन होती है, उसकी जो परसेंटेज है वो 30% से कम होनी चाहिए. ये 30% से कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में लॉस ऑफ हैबिटेट होता है. सो वी कैन से व्हेन ए रीजन meet two strict criteria. First one, at least 1500 vascular plants. Second one, 30% or less of its original vegetation. And when a region must follow these two criteria, after that this region can consider as a hot spot of biodiversity. अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, total there are 34 hot spots present in the world. फर्स्ट, अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका में कितने हॉटस्पॉट्स हैं? 9. अगर हम एशिया की बात करेंगे, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे 12 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी है. अगर हम नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका की बात करेंगे, वहां पे 4 हॉटस्पॉट्स है. या अगर हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, वहां पे 5 हॉटस्पॉट्स है. अगर हम यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की बात करेंगे, वहां पे 4 हॉटस्पॉट्स है. व्हेन वी ऐड, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाते हैं 34 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी. अगर हम इन्हीं हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे, इनमें लॉस ऑफ हैबिटेट क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो बायोडायवर्सिटी है, इसमें जो रिसोर्सेज है, वी यूज देम रिसोर्सेज इन एन अनसस्टेनेबल मैनर. जब हम इन्हीं रिसोर्सेज को अनसस्टेनेबल मैनर में यूज करते हैं या लॉस ऑफ हैबिटेट करते हैं, तो अल्टीमेटली जहां पे स्पीशीज ज्यादा होती है, वो फेस करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. So how we can conserve this biodiversity? There are so many steps, there are so many strategies by which we can conserve the biodiversity. I will tell you about the two types. Number one is in situ conservation, number two is ex situ conservation. In situ conservation में हम क्या करते हैं? हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हैं अंडर द नेचुरल हैबिटेट. अगर हम ex situ conservation की बात करेंगे, वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी करते हैं, लेकिन अंडर आर्टिफिशियल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट पे हम कैसे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करते हैं? हम एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं जहां पे हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, तो हम उस एरिया को कंसिडर करते हैं एज ए प्रोटेक्टेड एरिया, लाइक नेशनल पार्क, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो अगर हम उन्हीं प्रोटेक्टेड एरियाज को कंसिडरेशन में लाएंगे, तो उसके बाद वहां पे जितनी भी प्लांट स्पीशीज होती है, एनिमल स्पीशीज होती है, वो कंजर्व होती है अंडर द नेचुरल हैबिटेट. अगर हम ex situ कंजर्वेशन की बात करेंगे, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है, बट अंडर द आर्टिफिशियल हैबिटेट. उस ex situ कंजर्वेशन से हमें क्या मिलता है? उससे हमें एक इंसेशन मिलती है कि हाउ वी कैन कंजर्व द biodiversity or how we can conserve the plants, animals and microorganisms under the natural habitat. Why? Because the natural habitat conservation for wildlife or for biodiversity is more better as compared to the ex situ conservation. So it is about the biodiversity, conservation of biodiversity and hotspots of biodiversity. Hope you understand it very well. Thanks. Have a nice day.